सीपीआर में भी छोटा सा अपडेट है, वो छोटा सीपीएच के लिए क्या अपडेट डाला कि डिप्रेशन के लिए एफडीए की तरफ से छोट फार्मा के अंदर एक न्यू ड्रग है, ये डले हुआ है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ में मेन पॉइंट यहाँ पे है। सो ये गाइस, दिस इज दीपक कुमार मीना, ऑल इंडिया कैटेगरी 31 इन नॉर्थ एंड 9 एंड करंटली वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर 8 एम्स बठिंडा इन पंजाब। तो ये वीडियो गाइस आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सारे जो भी हैं न्यूली गाइडलाइंस में जो भी चीज़ अपडेट्स हुई हैं वो सारी कवर कर लिए हैं। और यकीन मानिए कि इस टॉपिक से कम नॉर्थ 10 में 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो से, क्योंकि नॉर्थ हर बार अपडेट हो जाता है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारा जो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने मेनिंजाइटिस के लिए क्या न्यू गाइडलाइंस दी है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डब्ल्यूएचओ का जो गोल है वो है कि 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूरे वर्ल्ड से डिफीटिंग या एलिमिनेट करने का गोल बनाया है। तो उन्होंने इसके लिए वर्ल्ड फ्री मेनिंजाइटिस विद 3 विजनरी गोल्स। ठीक है, तो 3 विजनरी गोल्स क्या क्या। सो गाइस, जिन्होंने जो पहला जो पॉइंट डाला वो डाला रिडक्शन ऑफ केसेस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बाई 50% एंड डेथ वाइज 70%। ठीक है, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को अपन वैक्सीन के थ्रू 50% सबसे पहले तो प्रिवेंट करना है। देन मेनिंजाइटिस से होने वाली जो डेथ है उनको 70% से रिड्यूस करना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, रिडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर मेनिंजाइटिस ड्यू टू एनी कॉज। ठीक है, जो भी मेनिंजाइटिस के बाद जो केस रिकवर हो रहे हैं उनके अंदर डिसेबिलिटी को कम करना है एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, एंड गाइस मेनिंजाइटिस के अंदर एक और पॉइंट कवर किया इन लोगों ने, वो पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस एंड अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये हर बीमारी के लिए रहता है, तो इन्होंने भी इसको फिर से अपने इस आर्टिकल में डाला है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइस मेनिंजाइटिस के लिए, वो है मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट। एंड गाइस, अगर हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ से बात करें तो मेनिंजाइटिस के अंदर सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, वो आपको बताया एलपी होता है। ठीक है, लंबर पंचर। बट यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान करने वाली क्या है, मेन चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि लंबर पंचर करेंगे हम, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, बट उससे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी तब चालू करेंगे गाइस जब हम पहले ही ब्लड सैंपल जा चुके हैं उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ब्लड सैंपल भिजवाना है, उसके बाद आपको एंटीबायोटिक थेरेपी चालू करनी है। ये मेन पॉइंट है। एंटीबायोटिक थेरेपी में आप चालू क्या करें? एम्पेरिकल थेरेपी। ठीक है, एंड गाइस वी ऑल नो दैट कि एम्पेरिकल थेरेपी में हम क्या चालू करते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल थेरेपी हम सबसे पहले तो एंटीबायोटिक ही चालू करते हैं ना, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चालू करते हैं, जिसके अंदर सेप्टिक जोन स्पेशली यूज़ होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि अपन को यूज़ करने वाले यहाँ पे डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर किसी मेनिंजाइटिस का कोई पेशेंट है, उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अलावा कोई भी मेनिंजाइटिस है, ठीक है, तो उसमें हम डेक्सामेथासोन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सिंपल एम्पेरिकल थेरेपी यूज़ करेंगे। एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक डेक्सामेथासोन यूज़ कर सकते हैं। याद रखने वाली बात ये है गाइस कि आपको इन्वेस्टिगेशन चॉइस तो लंबर पंचर करना ही है, बट एंटीबायोटिक यानी कि आपको फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देने से पहले, जैसे ही आप फर्स्ट डोज दोगे एंटीबायोटिक की, उससे पहले ही आपको ब्लड सैंपल भेज देने हैं उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? एम्पेरिकल थेरेपी, जिसमें आप एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पूरा एक मेनिंजाइटिस के बारे में अपडेट। तो मेनिंजाइटिस के बारे में सिर्फ इतना ही अपडेट है। ओके, एंड गाइस अब हम बढ़ते हैं हम अपने दूसरे अपडेट की तरफ, और वो अपडेट हमें आया है साइकेट्रिक के अंदर, और वो भी है डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा क्या अपडेट है डिप्रेशन के अंदर, चलो वो भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे साइकेट्रिक में भी डिप्रेशन के लिए एफडीए की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है डिप्रेशन के लिए। वो क्या इन्होंने क्या किया है, FL100 करके है एक, FL100 करके एक मतलब थेरेपी निकाली है। ठीक है, को FL100 के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, ये थेरेपी हम उन्हीं लोगों में यूज़ करेंगे जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये बच्चों में यूज़ हम नहीं कर सकते। और FL100 के बारे में आपको यही याद रखना है कि ये थेरेपी उन लोगों में भी यूज़ नहीं कर सकती जो
एंटी डिप्रेसिव ड्रग के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो लोग डिप्रेशन के दवाइयाँ चल रहे हैं फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है उनके ऊपर ये थेरेपी भी कोई असर नहीं करने वाली, इसीलिए उनमें हम जो यूज लेते हैं वो आपको बताइए ECT, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी यूज लेते हैं। और यहाँ पे करंट यूज़ हो रहा था वो 2 मिली एम्पियर का हो रहा था, जबकि आपको बताया कि ECT में जो हमारा करंट रहता है वो 800 मिली एम्पियर का रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा है ना कंपेरिजन टू ये थेरेपी होती है ना FL100, इसकी कंपेरिजन में। तो आपको ये छोटा सा याद रखना है कि FL100 जो थेरेपी है वो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के लिए यूज़ करी जाती है, एंड उन्हीं पेशेंट में यूज़ करी जाती है जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, और जो किसी भी एंटी डिप्रेसिव ड्रग के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। सो गाइज हाइपरटेंशन के लिए एक छोटा सा अपडेट है AHA की तरफ से, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से, जो मैं आपको सिंपली जल्दी जल्दी समझाता हूँ, नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम पहले एक वर्ड यूज़ करते थे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, उसमें क्या होता है, उसमें अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गाइस, उसमें हमारा गाइस सिस्टोलिक BP था वो अगर 180 के पार चला जाता है, और डायस्टोलिक होता है 120 को पार कर जाता है, तो हम इसको पहले बोलते थे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ठीक है। बट नाउ अभी अगर हम ये यहाँ पे हो रहा है सिस्टोलिक BP अगर 180 हो गया है, ठीक है, एंड डायस्टोलिक V 120 पार कर गया है, प्लस इनके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है, वो हो रही है एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है, एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है। अगर इनके साथ एंड ऑर्गन डैमेज भी हो रहा है तो इस चीज़ को हम नाम देंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के केस में क्या करना है, अपन को जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये छोटा सा अपडेट है कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अर्जेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होना है, जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में एंड ऑर्गन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस PPH के लिए क्या अपडेट डाला है WHO ने, उसके बारे में बात कर लें। तो इसका छोटा सा अपडेट है, वो है पहला अपडेट इसकी डेफिनेशंस में ही डाला है गाइस, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर क्या है अपडेट, उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड लॉस आफ्टर विजाइनल डिलीवरी इज़ नॉर्मल कितना होता है 500 ml से कम होता है, बट इन केस अगर PPH हो रहा है तो किसी में उसमें 500 ml से ज़्यादा हो गया है या 500 ml है, ठीक है। ये कहता है नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के अंदर। अगर किसी प्रेग्नेंट औरत की अगर सीजरियन हुआ है तो उसके अंदर अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको भी हम क्या नाम देते हैं, PPH, इन केस ऑफ सीजरियन सेक्शन, LSCST, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, है ना। एंड गाइस जिन्होंने अभी लेटेस्ट जो अपडेट डाले उसके अंदर डाला है कि नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी में अगर किसी औरत का ब्लड लॉस 300 ml हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी हार्ट रेट 100 से कम है, ठीक है, सिस्टोलिक BP भी उसका 100 से कम हो चुका है, एंड डायस्टोलिक 60 से कम हो गया है, और इसका शॉक इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम इसको PPH बोलेंगे, ठीक है। आपको ये 4 चीज़ें याद रख लेनी है, सिस्टोलिक BP एंड हार्ट रेट एंड डायस्टोलिक BP एंड शॉक इंडेक्स अगर इससे ज़्यादा है तो इस चीज़ को भी हम PPH नाम देंगे। और अगला जो है उन्होंने एक पूरा बंडल निकाला जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पहले जो हमारा था, ठीक है, PPH के ट्रीटमेंट में, उसमें सबसे पहले क्या था, हमारा ये मोटिव चलता, ठीक है। हमारा जो पहले हम सबसे पहले क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप हमारा रहता था यूटेराइन मसाज, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन देते थे एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करते हैं हमारे PPH के लिए। उसके लिए ट्रेनेक्समिक एसिड देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, IV फ्लूइड्स भी देते हैं, एंड एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। बट गाइज अभी अपडेट गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने इसको, पहले ये मोटिव था उसको कन्वर्ट करके मोटिव कर दिया। यहाँ पे आप का मतलब समझ सकते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ PPH, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन में हम सबसे पहले उसका पेरिनियल टियर तो नहीं हुआ या कुछ भी रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू तो उसके अंदर नहीं रह गए, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अब जो यूज़ होंगी नई गाइडलाइंस के अंदर वो ये यूज़ होने वाला है मोटिव करके, ठीक है। तो आप इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आना PPSC या AT जो है ना AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने हैं OBG से, तो क्योंकि OBG हर बार सबसे ज़्यादा आती है। एंड गाइस आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये मेरे को मिला था कहीं से, तो मैंने इसमें भी एनालिसिस किया कि कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नॉटशेड 1 से लेके नॉटशेड 8 तक अब तक आते रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट है आपकी OBG। तो इसलिए मैंने आपको OBG के भी अपडेट्स बता दिए हैं ना, आपको जो भी अपडेट हुए हैं वो मैंने कवर कर लिए। तो OBG सब्जेक्ट तो आपको करनी है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। मैंने इसमें कवर देखा था तो नॉटशेड फर्स्ट लेके अब तक 225
का नंबर का जो वेटेज है वो ओबीसी से आया है हर बार, मतलब इतने क्वेश्चन आए हैं 225 क्वेश्चन, ठीक है। जबकि अदर सब्जेक्ट का थोड़ा कम वेटेज रहा है, बट आप मेजरली पीडस फंडा साइकेट्री ओबीजी एंड कम्युनिटी इन पे फोकस कर लें, ठीक है। गाइस सीपीआर में भी छोटा सा अपडेट है, वो छोटा सा अपडेट क्या है वो आपको बता दूँगी। जैसे कि पहले हम बच्चों में टू थंब टेक्निक यूज़ करते थे, जो अभी भी यूज़ होती है, ठीक है। हील एंड वन हैंड टेक्निक यूज़ करते हैं, वो अभी भी होती है। एंड इसके अंदर क्या रिमूव किया गया वो आप देख सकते हैं, टू फिंगर टेक्निक है उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, 2025 के अंदर, ठीक है। तो ये अभी बैन हो चुका है, तो इसका आप स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है और टू फिंगर टेक्निक तो बंद हो गया, इंस्टीड ऑफ अगर आप टू थंब टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे तो ऐसे केस में हम लोग एक डोमिनेंट हाथ से सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है गाइस। गाइस आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, फिर भी आप एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूँगा मैं। फार्मा के अंदर एक न्यू ड्रग है डेपिमोकिव मैप, जिसको अपन इओसिनोफिलिक अस्थमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है 100 mg का, जो ये हर 6 महीने में लगता है, यानी कि साल में 2 बार लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ड्रग है डेपिमोकिव मैप एंड इट्स यूज सबक्यूटेनियस एवरी 6 मंथ, ठीक है। सो गाइस रात हो चुकी है एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे अपडेट्स के बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ डू मेक सम सब्सक्राइब फॉर मी, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।